नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एडीवी वीएस मिश्रा में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब के लिए जो स्टॉक में, इक्विटी में, डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप सबके सामने आई कि जो सेबी की चेयरपर्सन थी मिस बुंच, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का बहुत भीषण आरोप लगा है और उस आरोप के संबंध में स्पेशल कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है सीबीआई को कि जो सेबी की चेयरमैन है, मतलब जो पर्सन जो पूरे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, उनके ऊपर किसी कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। प्लस उनके ऊपर करप्शन की धाराएं भी लगनी चाहिए, प्लस उनके ऊपर सेबी की भी कानून की धाराएं लगनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने उसमें अपना एक अलग इनपुट दिखाया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे सेबी के चेयरपर्सन की क्या पावर है, क्या आरोप लगा, क्या 1994 का जो स्कैंडल हुआ था उनसे इनका कितना लिंक है। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सेबी के चेयरपर्सन को हटा सकती है और हटाने की क्या औपचारिकता है। साथ ही साथ हम लोग इस पूरे मैटर को एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपना पर्सनल अप्रोच के साथ एक ओपिनियन भी बनाएंगे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑल टुगेदर। 1 मार्च को एंटी करप्शन ब्यूरो के जज शशिकांत एकनाथ बेंगर ने एक मिसलिनियस एप्लीकेशन के ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए ये कहा कि जो 3 बार चेयरपर्सन है सेबी की माधवी पुरी बंच, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप संगीन है। साथ ही साथ इस आरोप में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वो भी माना जाता है और प्राइमा फेसी ये एडमिट किया जाता है कि इस मैटर में जुडिशियल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले जो कंप्लेनेंट थी उन्होंने एक फॉर्मल एप्लीकेशन सेबी को दिया था बट उस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। तो ऑनरेबल जज शशिकांत एकनाथरो बेंगर 1 मार्च को ये ऑब्जर्व करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये डायरेक्शन देते हैं कि चेयरपर्सन बंच के ऊपर एफआईआर पंजीकृत की जाए और एफआईआर में धाराएं आईपीसी की भी होनी चाहिए, एंटी करप्शन के भी होने चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग के होने चाहिए और अन्य जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत एफआईआर लॉन्च की जाए, जिससे वो प्रोसिक्यूट हों और जिससे उनके ऊपर जो आरोप हुआ है वो सिद्ध भी हो। ये डायरेक्शन उन्होंने 4 डॉक्यूमेंट को लेते हुए चला है। इस कंप्लेंट को करने वाली सपना श्रीवास्तव हैं, जो कि 27 साल ओल्ड हैं और वो लीगल रिपोर्टर हैं डोंबिवली से, जो कि महाराष्ट्र थाने में सिचुएटेड है। अच्छा, जो इस एप्लीकेशन में जो एलिगेशन लगा तो वो कार्ल्स रिफाइनरी के संबंध में था। प्लस 1994 में कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनको गलत तरीके से एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था और वो आगे चल के स्टॉक एक्सचेंज में मैनिपुलेशन किया। इन सब मैनिपुलेशन को नज़रअंदाज करते हुए चेयरपर्सन और अदर जो को मेंबर्स थे, जैसे कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कुछ 2 ऑफिशियल्स थे, उनके ऊपर भी सेम कार्रवाई की गई कि इनके ऊपर भी एफआईआर लॉन्च की जाए। इन लोगों ने कोई कंप्लायंसेस की कार्रवाई 1994 के उन कंपनियों पे नहीं किया। तो इसी को मानते हुए सपना श्रीवास्तव ने इन सब के ऊपर 156(3) सीआरपीसी की कंप्लेंट कोर्ट में डाली और कोर्ट ने उस कंप्लेंट को एडमिट किया। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया कि इस मामले में एफआईआर की जाए और प्लस 30 दिन के अंदर मुझे इस पूरे मामले की जांच भी प्रस्तुत की जाए। के अवज में सेबी की जो खुद की बॉडी है उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली, क्वाशिंग ऑफ एप्लीकेशन की, जो 156(3) थी। इसके क्वाशिंग के लिए वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर में स्टे दे दिया कि भाई मेरे हिसाब से जिस तरीके से अपना आर्गुमेंट प्रस्तुत किया है सेबी ने चेयरपर्सन्स के और बीएससी मेंबर्स के हक में, मेरे हिसाब से 156(3) जो लिया गया वो सही नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इसमें कोई भी कार्रवाई न करने के आदेश देता हूं। साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेम मामले को 1 अप्रैल 2025 को नेक्स्ट सुनवाई के लिए रखा है। उस सुनवाई में काउंटर रिजॉइंडर का प्रावधान होगा कि दोनों विपक्षी अपनी बातें प्रस्तुत करेंगे और उसके हिसाब से एक नेक्स्ट डेट डिसाइड होके उस पर न्यायाधीश अपना निर्णय दे देंगे। ये तो हो गई लीगल की बातें कि क्या आरोप लगा। आरोप के संबंध में 156(3) हुआ है। 156(3) के बाद सेबी ने अपनी तरफ से अपने डिपार्टमेंट की सेफ्टी के लिए हाई कोर्ट में सेम 156(3) पे रोक ले ली और उसकी सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। अब ये समझ लेते हैं कि जो इसमें आरोप लगे थे उसमें मुख्यतः एक आरोप है, उसमें मुख्यतः कुछ आरोप है जिसमें 1994 में जो कंपनियां लिस्ट हुई थी वो गलत तरीके से हुई थी।
काल रिफाइनरी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, पर उसके बाद भी अभी तक सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझना ज़रूरी है कि इन दोनों के कंपनी के संबंध में अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। अच्छा, इस कंप्लेंट में एक कंपनी थी काल्स रिफाइनरीज, उसके संबंध में भी कंप्लेंट लिखी गई कि इस कंपनी के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई सेबी उनके चेयरपर्सन और उनके बोर्ड के द्वारा। पर ये कंपनी बराबर जब से ये इनकॉर्पोरेट हुई तब से वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेक्टिंग कर रही है स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक के प्राइसेस में। और ये होता कैसे है, जब कोई भी ट्रेड एक्सेसिव किया जाता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे मिसलीडिंग एड्स चलाए जाते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है टू परचेज दी स्टॉक। तो ये सब काम काल फिशरीज बहुत समय से करता हुआ आ रहा था। अच्छा, जो काल फिशरीज है इसको कहीं न कहीं से केतन परेख स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि फ्रंट रनिंग स्कैम में 2001 में बैन हो गए थे। इनके ऊपर आरोप ये भी लगा था कि ये फ्रंट रनिंग स्कैम के थ्रू, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू ये 65 करोड़ का फ्रॉड कर चुके हैं सेबी के द्वारा। और सेबी ने हाल ही 2025 में केतन परेख के ऊपर 65 करोड़ की रिकवरी का भी सूद डाल दिया है। और तीसरा संगीन आरोप इस कंप्लेन में ये लगा कि जो उपरोक्त कंपनी जैसे काल रिफाइनरी होगी और बहुत सारी कंपनियां होंगी, ये लोग जीडीआर का भी गलत उपयोग कर रही है। जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। 2007 से लेकर 2009 तक काल रिफाइनरीज और अन्य कंपनियां जीडीआर का गलत यूज करती थी। जीडीआर का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इस्तेमाल होता है पैसा रेज करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर से। अच्छा, ये लोग कैसे इसका गलत इस्तेमाल करते थे? बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, ये लोग एक फेक डिमांड की इम्प्रेशन बनाते थे और सीक्रेटरी जीडीआर से वो लोग फंड लेते थे, और जीडीआर से जो फंड मिलता था उसे अपना जो स्टॉक वैल्यू है उसको मैनिपुलेट करते थे, और आगे चल के उस फंड से वो इंडियन मार्केट में वो लोग डंप करके फिर से अपने स्टॉक की वैल्यू गिरा लेते थे। पर इस मामले में भी सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये बात बहुत बार उठा, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंक्लूजन्स भी लिया, बहुत सारे इसमें एक्शंस भी लिए गए, तो 2009 से लेके 2011, 2014 में बहुत सारे सेबी ने एक्शंस लिए। उसमें मुख्यतः इन्होंने 2009 में 26 कंपनियों को, 26 एंटिटीज को बैन कर दिया गया था जो कि लिंक थे केतन परेख से। केतन परेख वही कंपनी है जिसको 2001 वाले स्कैम में कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। तो ऐसी 26 कंपनियों को बैन किया गया था जो इन सारी कंपनियों से लिंक थे। 2011 में काल कंपनी और कुछ अन्य कंपनी को न्यू शेयर्स को लिस्ट करने के लिए रोक दिया गया था, बार्ड कर दिया गया था सेबी के द्वारा। 2014 में लगभग 8 ऐसे इंडिविजुअल्स और कंपनी हैं जिनको 10 साल के लिए बार्ड कर दिया गया था, रोक दिया गया था स्टॉक एक्सचेंज कोई भी माध्यम करने के लिए, सेबी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बीएससी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में फ्रॉड किया था। तो ये चलता हुआ आ रहा है 2009 से लेकर 2014 तक, और इसमें काल रिफाइनरी सबसे ऊपर है, केनेथ परेख भी सबसे ऊपर है, और बहुत सारी अन्य कंपनियां भी बहुत ऊपर है। इसके साथ साथ 1994 में बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनको गलत तरीके से एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था बिना कंप्लायंसेस को अडहेर किए। तो इसका भी आरोप चेयरपर्सन के ऊपर लगा कि आपकी मौजूदगी में ये चीज़ें कैसे होंगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस कंप्लेंट के संबंध में ये भी है कि आपने जो इसमें एक्शन लिया, बट इसमें कोई परमानेंट एक्शंस या फिर कोई अथॉरिटेटिव एक्शन नहीं दिखा। आपने बैन किया, बार्ड किया, मतलब कि कुछ समय के लिए उनको रोका और कुछ काम करने से उनको रोका, ना कि उन लोगों को जेल भेजा, ना कि उन लोगों को प्रोसिक्यूट करवाया, ना कि उन लोगों की वजह से जो लॉस कस्टमर हुआ उनके संबंध में आपने कुछ नहीं किया। तो आज भी काल रिफाइनरी का जो फेक और फ्रॉड इम्प्रेशन था वो कस्टमर आज भी झेल रहे हैं, पर सेबी के चेयरपर्सन, बीएससी के ऑफिशियल्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अच्छा, ये भी समझना जरूरी है कि इसमें चेयरपर्सन और बीएससी के बोर्ड मेंबर्स की कितनी महत्वता है इस चीज़ को रोकथाम करने के लिए, और कितनी इन लोगों के पावर, इनके पास पावर है, और कितनी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
1992 में एक कानून लाया गया, उस कानून का नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस कानून के अंतर्गत एक प्रपोजिशन बनाया गया किस तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करेंगे, कौन कौन उसमें आदमी होते हैं, उसमें चेयरपर्सन्स कौन होंगे, किस तरीके से उनको अलॉट किया जाएगा, उसमें को मेंबर्स कितने होते हैं, साथ ही साथ चेयरपर्सन, को मेंबर्स और पूरी मशीनरी जो कि रेगुलेट करती है स्टॉक को, उनका रूल एंड रेगुलेशंस क्या होगा। और अगर चेयरपर्सन और बोर्ड मेंबर्स फेल होते हैं ये सब काम करने से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 4, जो कि ये बोलता है मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड। मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड का मतलब ये है कि कितने मेंबर्स की बोर्ड होगी और क्या क्या उनके दायित्व होंगे। उसमें सबसे पहला चेयरमैन होगा, प्लस 2 और अन्य आदमी होंगे जो कि सेंट्रल बोर्ड से नियुक्त किए जाएंगे, प्लस एक आदमी होगा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होगा। तीनों आदमी की क्वालिफिकेशन ये है कि तीनों आदमी के पास एक अच्छा अनुभव हो एक्सचेंज के बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, और इनका एक्सपीरियंस डेमोन्स्ट्रेट हो कहीं ना कहीं तरीके से। तो ये हो गई कंपोजिशन हो गया बोर्ड का। 1992 के एक्ट में एक और सेक्शन है, जो सेक्शन है सेक्शन 11, जो फंक्शन और पावर की बात करता है बोर्ड्स की। ये सेक्शन ये दायित्व और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है बोर्ड मेंबर्स को कि आपका काम क्या है और आप किस तरीके से काम को करेंगे, और अगर काम में कमियां होती तो उसमें कैसे आप चीज़ों को रोकेंगे। इसमें कुछ उसमें काम तो बहुत सारे हैं, कुछ मैं मोटे मोटे की बात करूं। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेंगे, ये रेगुलेशन बनाएंगे किस तरीके से ब्रोकर्स, स्टार्टअप ब्रोकर्स, स्मार्ट ब्रोकर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डिंग्स रेगुलेट होगी, किस तरीके से स्टॉक मार्केट की प्राइसेस को रेगुलेट और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएगी। साथ ही साथ ये लोग ये प्रमोट भी करेंगे कि कोई भी ब्रोकर कहीं भी क्लेम नहीं करेगा कि हम आपको 100% की गारंटी देंगी। किसी भी तरीके से फ्रॉड का प्रमोशन ये लोग रोकेंगे अपने हद से। साथ ही साथ इसी सेक्शन 11 के सबसेक्शन DC में ये भी कहा गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है उसके खिलाफ ये लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेंगे। तो इस कानून से ये क्लियर हो जाता है कि चेयरपर्सन्स की ये दायित्व कंपलसरी है इनको करना, और अगर इसको डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो वो अपनी ही ड्यूटी से वो फ्रॉड करते हैं। अच्छा, जब हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी दी तो हम ये भी समझते हैं कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी को नहीं अपहेल्ड करते हैं तो आपको उसके अंजाम तक ले जाया जाएगा या फिर आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा। तो इसके संबंध में भी सेबी ने 1992 के अपने कानून में रूल बना रखा है। उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में ये बताया गया है किन किन ग्राउंड पे हम बोर्ड्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड मेंबर्स को हटा सकते हैं, बोर्ड मेंबर्स को कभी भी रिमूव कर सकते हैं। उसमें कुछ नॉमिनल ग्राउंड्स हैं, जिसमें कि अगर आदमी अनसाउंड माइंड हो जाता है, अगर आदमी इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, मतलब किसी काम के लायक नहीं रहता, तब उसको भी हटाया जाता है। साथ ही साथ कोई भी बोर्ड मेंबर जो कि कन्विक्ट होता है किसी अपराध में जो कि सोसाइटी के विरुद्ध है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो उस आदमी को उस पोजीशन से हटा सकती है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज ये है कि अगर कोई भी बोर्ड मेंबर कुछ भी ऐसा करता है जो प्रोसेस ऑफ एब्यूज या फिर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है और ये अपने में सेटिस्फैक्ट्री लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल इस ग्राउंड पे भी उस व्यक्ति विशेष को उसके ओहदे से रिमूव कर सकता है और उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई है वो भी कर सकता है। हालांकि इसमें एक प्रोवाइजो है कि जब भी किसी बोर्ड मेंबर को रिमूव किया जाएगा तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक मौका दिया जाएगा कि आप अपना जस्टिफिकेशन, अपना एक्सप्लेनेशन सबसे पहले प्रस्तुत किए, उसके बाद ही हम आपको रिमूव करेंगे। औपचारिकता भी सेट की गई कि भाई छोटे मोटे आरोप में भी हम किसी को नहीं निकाल सकते, हम आपको 3 महीने की नोटिस देंगे, 3 महीने की नोटिस में आप रिप्लाई देंगे, उसके बाद संतोषजनक रिप्लाई होगा तो हम आपको रखेंगे, नहीं तो हम आपको रिमूव कर देंगे। ऑलरेडी अनफेयर डिसऑनेस्टमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी के कानून लिखे हुए हैं, पर अभी तक कभी भी चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई भी एक्शंस नहीं लिए गए। हालांकि 1991 का स्कैंडल हुआ था स्टॉक एक्सचेंज का, 1992 में हुआ, 2009 में हुआ, 2007 में हुआ, 2014 में हुआ, 2025 में, जनवरी 2025 में सेबी को ये पता चला कि परेख करके कंपनी जो 65 करोड़ के GDR के फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की गई चेयरमैन के द्वारा, उनके को मेंबर्स के द्वारा। तो जो 156(3) की एप्लीकेशंस दी गई थी वो अपने में जस्टिफिएबल है और उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए,
क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट इंडिया की इंटीग्रिटी स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई है। तो एट लीस्ट प्रोसीडिंग तो होनी चाहिए और उसमें सच्चाई को बाहर आना चाहिए था। स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, इशुएंस ऑफ शेयरिंग एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट बहुत सारे हमारे इंडियन लोग हैं जो इन सब चीज़ों में अब आ चुके हैं। एक अच्छी फीसदी आ चुकी है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की जो आज स्टॉक एक्सचेंज में है। तो बहुत बड़ा हमारा इंडिया का इंटरेस्ट और ट्रस्ट भी प्लेस है सेबी पे। अगर सेबी के ऊपर ऐसे ही आरोप लगेंगे और उस आरोप को माननीय कोर्ट एडमिट भी करती है, तो अपने में ही एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है सेबी के पार्ट से। और ये स्टेट की और कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट और एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑनरेबल जज ने इस पर पूरी अपनी निगरानी बनाई रखी है और मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल को एक अच्छा निर्णय और एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है इन अभियुक्तों के खिलाफ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग थी, इन्फॉर्मेटिव थी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी लीगल प्रॉब्लम में कोई समाधान चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म लिंक लगा रखा है, आप उसको क्लिक कीजिए, उसमें अपना फॉर्म भरिए और उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखिए। मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह देगी। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।